जय हिंद। दोस्तों, जब भी हम किसी मिशन के लिए एम करते हैं तो उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उस स्ट्रेटेजी का हर स्टेप अच्छे से एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसे ही जब हम एक आईएएस ऑफिसर बनने का एम कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने का एम कर रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपके जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसका एक अच्छे वे से एनालिसिस करना, एटलीस्ट पिछले 3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना। यह चीज जरूरी क्यों है? आप इमेजिन करो खुद को एक कमांडो की तरह, आपने एक मिशन पे जाना है, आपने कहीं अटैक करने जाना है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि जहां आपने अटैक करने जाना है उसका मैप कैसा है, उस जगह का नक्शा कैसा है, कितनी ऊंची दीवारें हैं, कहां पे क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, और आप जस्ट रैंडमली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो सिलेबस को देख के विदाउट इवन नोइंग कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने हैं पेपर के अंदर, किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। तो ये कमांडो के साथ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कमांडो अपने मिशन में फेल हो जाएगा। वैसे ही अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस नहीं करोगे, अगर ये सोचोगे कि जैसे कोई टीचर बता रहा है मैं एकदम से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दूं, बुक लिस्ट चाहिए मुझे, मैं पढ़नी शुरू कर दूं, उसके बाद मैं कोई अगर इंस्टीट्यूट मुझे मॉक टेस्ट सीरीज देगा या मॉक आंसर राइटिंग के लिए बोलेगा तो मैं वो आंसर्स लिखने शुरू कर दूंगा विदाउट इवन रियलाइजिंग कि एक्चुअल में कौन से क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, तो वो एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी होगी और आपके फेलियर के चांसेस बहुत हाई रहेंगे उस केस के अंदर। ये सेकंड स्टेप होता है जब भी आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी होती है। आई एम श्योर कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो कि अभी अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, उन्होंने हो सकता है ये ढंग से स्टेप किया भी ना हो, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक नहीं किया है तो आज के सेशन के बाद आपने डेफिनेटली इसको करना है। और जो बच्चे इन फ्यूचर इस एग्जाम के लिए अपीयर होने जा रहे हैं उनको तो ये अपना स्टेप बिल्कुल अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। अगर ये सेकंड स्टेप है तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? आज से कुछ दिन पहले हमने एक सेशन में डिस्कस किया था कि एक सिलेबस जो है यूपीएससी का, जो कि दिखने में बहुत डरावना लगता है, बहुत बड़ा सिलेबस लगता है, उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, उसको कैसे डिकोड करना है। उस पे मैंने जो सेशन बनाया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस सेशन के थ्रू हमने ये समझा था कि किस तरह से जो एक यूपीएससी का भारी भरकम सिलेबस मेंस का दे रखा है नोटिफिकेशन के अंदर, उसको किस तरह से हमने सब कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो जो कंपोनेंट्स निकल के आते हैं यूपीएससी सीएससी सिलेबस के, वो क्या क्या निकल के आते हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। सो ये सब चीजें हैं, ये सब सब्जेक्ट्स हैं जिसके रिगार्डिंग आपको एक मैच्योरिटी वाली बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपर्टाइज किसी की नहीं चाहिए, बट हमने देखा था कि एक बेसिक लेवल की नॉलेज डेफिनेटली इन सब चीजों से रिलेटेड होनी चाहिए। अब जब हमने सिलेबस को डिवाइड कर लिया इन सेक्शंस के अंदर, अब हमें यह देखना है कि इन सेक्शन से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, ताकि हमें पता तो चले कि हमने इन सेक्शंस को किस लेवल पे प्रिपेयर करना है और किस तरह से करना है। क्योंकि सिलेबस के अंदर अगर एक चैप्टर मेंशन्ड है तो उस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, उस एग्जाम की एक्सपेक्टेशंस को देखोगे। जेई मेंस का जो सिलेबस है और जेई एडवांस का सिलेबस है वो सेम है। नीट के फिजिक्स का और जो नीट के अंदर केमिस्ट्री आती है उसका जो सिलेबस है वो जेई मेंस से ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग सिलेबस होता है, बट सब पेपर्स अलग हैं। सेम सिलेबस के साथ अलग अलग पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस यूपीएससी के साथ ओवरलैप हो रहे होते हैं, बट उनका पेपर टोटली डिफरेंट है। सो जिसको हम एम कर रहे हैं हमें उसको अच्छे से एनालाइज करना है। सो आज के सेशन में हम अच्छे से ये समझेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी के, उसमें हमें क्या क्या बारीकियां देखनी है और किस तरह से उसका एनालिसिस करना है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर जो ईयर 2022 मतलब इस साल का जो मेंस का सीएससी का पेपर आया है जीएस 1, 2, 3, वो आपके सामने उसका एनालिसिस करूंगा। उसके अलावा जो प्रीलिम्स का इस बार का जीएस का पेपर था उसका एनालिसिस करेंगे। एक ओवरव्यू लेंगे, हर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरह से हमें एनालिसिस करना है। अब मैं इमेजिन कर रहा हूं खुद को एक ऐसा स्टूडेंट जिसने एम किया कि मैं अब तैयारी करूंगा आईएएस की, मैंने सिलेबस एक बार देख लिया, मुझे पता चल गया क्या क्या सेक्शंस हैं, तो अब मैं देखता हूं कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, मुझे क्या क्या चीजें चेक करनी है। अब ये जीएस 1 का पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं इस बार जो आया मेंस का,
हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट medieval इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। तो ये हो सकता है मैं अगर साइंस बैकग्राउंड का हूं तो मुझे याद भी ना हो कि मैंने स्कूल टाइम पे ये चीज पढ़ी थी। अगर आर्ट्स बैकग्राउंड का हूं तो डेफिनेटली मेरे को ये बड़ा इजी क्वेश्चन लगेगा, बट अगर साइंस बैकग्राउंड का हूं तो हो सकता है मुझे ये बिल्कुल भी याद ना हो। बट ये एक बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। मिडिएवल इंडिया जब आपने पढ़ लिया तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको पता होगा कि मैंने किसी टाइम पे एक मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ी थी, एनसीईआरटी की बुक स्कूल टाइम पे पढ़ी थी। तो मैंने ये क्वेश्चन देखा, मुझे पढ़ने में ऐसा लगा ठीक है मुझे मिडिएवल हिस्ट्री अभी याद नहीं है, बट ये उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं है अगर मैं उस चीज को वापस से रेफर करूं। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बुक लिस्ट के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं सेशन में, उसके लिए मैं आने वाले दिनों में बहुत जल्द उस पर भी सेशन बनाऊंगा अपडेटेड बुक लिस्ट के बारे में। पहला स्टेप है चीज को समझना, फिर हम देखेंगे कि हाँ ये डिफिकल्टी लेवल है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब उसको कवर करने के लिए मुझे क्या रिसोर्सेज रेफर करने हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसमें कैटेगराइज भी आपको करना है, देखना है कि कौन से सेक्शन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स win consistently against the more numerous and better equipped armies of the then Indian rulers। अब ये पढ़ के मुझे लगेगा कि यार ऐसी चीजें हिस्ट्री में तो पढ़ी थी, जब मैंने फ्रीडम स्ट्रगल की तैयारी की थी अपने स्कूल टाइम पे, फ्रीडम स्ट्रगल वाला हिस्ट्री का पार्ट तैयार किया था, तो इस टाइप की चीजें पढ़ी थी। डेफिनेटली मुझे अभी याद नहीं है, बट अगेन पढ़ के ऐसा लगेगा कि ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। बट आपको एक चीज समझनी होगी, क्वेश्चन आपको यहां पे कहीं ऐसे दिखेंगे जो कि आप एक 10th क्लास के 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट जो आपसे आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो मैच्योरिटी ऑफ आंसर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो नहीं किया जा रहा जो आप एक बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर यही चीज इसी के अंदर फैक्ट्स आप बोर्ड का एग्जाम लिखने जा रहे हो तो फैक्ट हो सकता है वहां पे भी सेम लिखो, यूपीएससी में भी सेम लिखो, बट प्रेजेंटेशन का फर्क होता है। आंसर राइटिंग के ऊपर भी एक डिटेल्ड सेशन बनाएंगे कि आपको प्रेजेंट किस तरह से अपनी नॉलेज को प्रेजेंट किस तरह से करना है और आपके आंसर्स में मैच्योरिटी किस तरह से दिखनी चाहिए। सो अगेन कोई ये नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, आपको लगेगा पढ़ के कि हाँ मैंने कभी ना कभी इसको पढ़ा है। Why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? अगेन ये चीज जब आप इसके बारे में पढ़ते हो तो आपको अगेन रिकॉल होगा कि ठीक है ये भी मैंने चीज पढ़ी है, जब ब्रिटिश एरा के रिगार्डिंग मैंने अपनी पढ़ाई की है स्कूल टाइम पे, ये चीज भी पढ़ी है। सो ये चीजें पढ़ के आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा अभी तक, एज ऑफ नाउ आगे चीजें आएंगी जो कि आपको लगेगा हाँ स्कूल टाइम पे ऐसी चीजें नहीं थी, बट एज ऑफ नाउ ये चीजें आपको लगेगा फीलिंग कहीं ना कहीं मैंने पढ़ी है। उसके बाद अब यहां से आपको एक फीलिंग ये आनी चाहिए ठीक है क्वेश्चन वही बेसिक से रिलेटेड है, बट उस टाइम मैं चीजों को समझ के नहीं पढ़ता था, बट क्योंकि अब चीजों को मुझे समझ के दोबारा से उसको एक रिफ्रेश्ड वे से पढ़ना है ताकि मैं अच्छे से अपनी नॉलेज को प्रेजेंट कर सकूं। उसके बाद डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि एक स्कूल गोइंग ज्योग्राफिक का जो एक स्टूडेंट है, स्कूल में कोई भी बच्चा जिसने ये चैप्टर पढ़ा है वो इसका आंसर लिख देगा। वो पढ़ के हो सकता है इसको कहे अच्छा यूपीएससी के अंदर आईएएस के अंदर इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो मैं भी आंसर कर दूंगा, बट नहीं, वो जिस तरह से आंसर करेगा उसको कुछ खास मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एक सही तरीके से आंसर करना होता है। वो अगला आगे का स्टेप है, हम सब्सिक्वेंट सेशन में उन चीजों को भी समझेंगे, बट आप देख रहे हो बेसिक क्वेश्चंस। उसके बाद डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको लगे कि हाँ मैंने किसी टाइम पे स्कूल में पढ़ा था, हो सकता है पढ़ा भी हो सकता है ना भी पढ़ा हो, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एज वेल, क्योंकि प्रेजेंट में आप सुनते हो कई बार साइक्लोन वार्निंग आती है, तो उसके अंदर अलग अलग अगर आप न्यूज़पेपर को अच्छे से थरोली फॉलो करते हो, उसको अच्छे से रीड करते हो, तो ये चीज एक्सपेक्ट की जाती है जब आप साइक्लोन वार्निंग के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो तो बारीकियों को पढ़ो। सिर्फ ऊपर ऊपर की खबर हर एक को पता होती है, न्यूज में हाईलाइट होके आएगा कि इस नाम का साइक्लोन हिट किया इस स्टेट के अंदर, तो वो बच्चे को पता होगा उस टाइम पे कि ठीक है इस नाम का साइक्लोन आजकल न्यूज में है, इस स्टेट में आया है। बट यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है अंदर की बेसिक टेक्नोलॉजीज, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं, बेसिक टेक्नोलॉजीज। इसी तरह से डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। सो इस टाइप से अगर आप यहां तक, हमने अभी तक एक चीज क्या समझी एज अ न्यू एस्पिरेंट कि बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी
जो चीजें हैं वो फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होंगे। जो हिस्ट्री में पुरानी चीजें हुई हैं वो एज इट इज ही रहेंगी। ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगे, वो कोई चेंज नहीं हो जाएंगे, बट उनको प्रेजेंट करने का तरीका जरूर चेंज होगा। अब आगे चलते हैं कि आगे वाले जो सेक्शंस हैं और उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सप्लोर एंड इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स। अब ये इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है, अब ऐसा नहीं मैं कहूंगा इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक तैयारी चाहिए। एक आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन होती है, जब वर्क फ्रॉम होम का सिनेरियो हुआ तो हो सकता है आपने अपने घर में या आस पड़ोस कहीं देखा हो कि कुछ लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किया। तो ऐसे केस में हो सकता है आपको कुछ पॉजिटिव सुनने में आई हो, चीजें नेगेटिव सुनने में आई हो, जरूरी नहीं आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। सो जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप इधर उधर से सुनते हो उनको रिलेट करके आप ये आंसर बड़े अच्छे से लिख सकते हो। थोड़ी अपनी कॉमन सेंस यूज करके लिख सकते हो। दोनों साइड, प्रॉज एंड कॉन्स, दोनों चीजें आपको बतानी होती हैं। नहीं है कि आप एक ही पहलू लेके चल पड़ो, दोनों एक बैलेंस्ड व्यू लेना होता है, डिप्लोमेटिक्स आंसर लिखना होता है। एक सिविल सर्वेंट से डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से एक मैच्योर्ड वे से एक्सपेक्ट की जाती है, तो वो चीज आपकी आंसर में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो होता क्या बेसिकली, आपके सराउंडिंग, ये नहीं है सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो उसी टाइम पे ही आपने अपना दिमाग खुला रखना है। इवन अपनी जनरल लाइफ के अंदर दिमाग खुला रखो, आसपास क्या चीजें हो रही हैं सुनो, उनको प्रोसेस करो, वो कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस में काम आ जाती हैं। इसी तरह से डिस्कस दी, अभी मैं कुछ स्किप करता जा रहा हूं क्योंकि हम मल्टीपल पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं, अदरवाइज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। फिर भी डिटेल्ड सेशन है, हम जो कुछ मेन क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आपने खुद से एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। पिछले 3 साल के कम से कम आपने प्रीलिम्स और मेंस के पेपर उठा के एनालिसिस करना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपने ये चीज नहीं देखनी है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए हैं। आपने चार्ट नहीं बनाने बैठ जाना कि हिस्ट्री से इस साल इतने आए थे, ज्योग्राफी से इतने आए थे, वो एक बहुत गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगी। ऐसा हमने एनालिसिस नहीं करना। आप ये मत सोच लेना कि मैं इस तरह का कोई एनालिसिस पिछले 5 साल का कर लूंगा तो मैंने कुछ डीकोड कर लिया यूपीएससी के पेपर को, अगले साल हो सकता है बहुत बड़ा सरप्राइज आ जाए। आपने हर सेक्शन को प्रिपेयर करना है, बट किस लेवल पे प्रिपेयर करना है वो डिपेंड करेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पिछले कुछ सालों के पेपर्स की कैसी हुई है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो सब चीजें यहां से निकल के आएंगी। इसी तरह से अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड। अगेन हिस्ट्री से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन है। आपने अगर ये पीरियड से स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ा होगा तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर लोगे। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ट्रोपोस्फेयर इज वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमिन्स वेदर प्रोसेसेस हाउ। बहुत इजी क्वेश्चन है किसी भी एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए भी जिसने ज्योग्राफी में इससे रिलेटेड चैप्टर पढ़ा हुआ है। एनालाइज दी सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज़ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। सेक्ट का आपको मतलब पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर या एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर, रीजन के अंदर एक आगे सब डिवीजन हो सकती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो कि एक ही रिलीजन के अंदर अपने अलग उनके बिलीफ्स हो, तो उनके अलग बिलीव्स होंगे तो उन्होंने अपना एक अलग एक सेक्ट बना रखा है। तो आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए। अब ये हो सकता है, जरूरी नहीं है जब आप अपनी किताबें पढ़ो तो उसके अंदर से आपको ये मीनिंग पता चले। हो सकता है आप कोई आर्टिकल पढ़ो, वहां पे ये टर्म देखो तो उस टाइम उसको इग्नोर मत करो, इस तरह की टर्म को उस टाइम उसका मीनिंग देखो। अपने दिमाग के अंदर क्यूरियोसिटी जगा के रखनी है आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान। कुछ भी चीज नहीं समझ आती है उसको उसी टाइम गूगल करो। आज का टाइम बहुत इजी है इस मामले में कि आप कोई भी चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। Again, elucidate the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resources with special reference to India. Again, एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है, आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप करंट से रिलेटेड जब कंटेंट पढ़ोगे उससे एग्जांपल्स डिराइव कर सकते हो, थोड़ी अपनी कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो। सो मोटा मोटा आप देखोगे, हमने जो अभी ये GS1 का पेपर देखा, बेसिक क्वेश्चंस हैं बट आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए। बेसिक स्ट्रांग कहां से होंगे? एनसीईआरटी की बुक से। ऑल दो बुक लिस्ट हम डिस्कस करेंगे, बट ये तो चीज बार बार मैं पहले भी बोलता हूं कि एनसीईआरटी बुक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो इसीलिए नहीं कर सकते, ये पेपर समझ पढ़ के इसका एनालिसिस करके आपको समझ आ रहा होगा। अब GS2 के पेपर पे चलते हैं।
यहां पे भी कुछ क्वेश्चंस पे एक बार फटाफट नजर मार लेते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इसके लिए, अब ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट इसके लिए आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि ये डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन आएगा या डायरेक्ट आपको कोई इंस्टीट्यूट रेडीमेड नोट्स बना के दे, उस तरह की चीजें एक्सपेक्ट मत किया करो। अब इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट तब कर पाओगे जब करंट में जो इन चीजों से रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं, न्यूज आ रही हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको करंट की एग्जांपल्स कोट करनी चाहिए। तो यहां से हम एक चीज डिराइव कर रहे हैं कि हिस्ट्री एक स्टेगनेंट पार्ट है, एक चीज हो गई है, स्टैटिक पार्ट है, बट जो पॉलिटी है, अब ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ चीज, ये ऐसा नहीं सिर्फ पॉलिटी के लिए, ये हर सेक्शन में आप देखोगे कि जो पॉलिटी में भी हमने क्वेश्चन देखा, इसके अंदर करंट की नॉलेज भी यूटिलाइज होगी। जो आपने बुकिश नॉलेज पढ़ी है, स्टैटिक नॉलेज, वो भी यूज होगी, उसका आप इंटीग्रेशन करोगे करंट की नॉलेज के साथ। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। सो अगेन आपको समझ आनी चाहिए, ये नहीं है कि रट्टा मार लिया जो आपके राइट्स हैं एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन की, इस आर्टिकल में ये राइट है, इस आर्टिकल में ये राइट है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो सकता है, उसके लिए आप ये रट्टे मार दो, बट यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। यूपीएससी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करता है कि क्या आपको टेक्निकली चीज समझ में आई है। इसको आप ये नहीं कहोगे इस पर आपको एक्सपर्टाइज है, इसमें आप ये कहते हो कि आपको बेसिक वे से चीजें समझ आ रही हैं। डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब ये क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पॉलिटी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। अब इन दो क्वेश्चन को मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये जी पॉलिटी के स्कूल लेवल के क्वेश्चन है, नहीं, ये क्वेश्चन थोड़े मैच्योरिटी वाले हैं, करंट से रिलेटेड हो गए। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो कि एक पॉलिटी जिसने बेसिक लेवल पे स्कूल में भी पढ़ी है, +1 +2 में पढ़ी है, तो वो भी अटेम्प्ट कर सकता है। द गति शक्ति योजना नीड्स meticulous coordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity। अब ये क्वेश्चन आपको तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब गति शक्ति योजना के बारे में पता होगा। गति शक्ति योजना करंट का टॉपिक है, सो अगेन करंट को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, और करंट जब आप पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसको रिलेट करके पढ़ा करो अपने स्टैटिक के पार्ट के साथ। कोई आपको न्यूज लगती है ऐसी कि एक फलाने आर्टिकल के साथ रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उस आर्टिकल को फटाफट गो थ्रू करो दोबारा, फिर इंटरलिंक करो किस तरह से। इवन जैसे ज्योग्राफी का पेपर भी हमने देखा था भी, इसमें खैर हमने कोई ऐसी एग्जांपल नहीं देखी, आगे हम प्रीलिम्स का जो पेपर डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे कि जब आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपकी एटलस तो आपके टेबल पे ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज आप रिलेटेड टू एनी प्लेस पढ़ रहे हो, एनी सिटी पढ़ रहे हो जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना, उसको लोकेट करो एटलस के ऊपर। किसी कंट्री के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटेजिक न्यूज पढ़ रहे हो कि उस कंट्री ने इस पे हमला कर दिया, उसका ये इशू है, उसके साथ इसका ये कॉमन बॉर्डर है, तो उस टाइम लोकेट करो उस कंट्री को वर्ल्ड मैप पे या उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के मैप पे, और देखो सराउंडिंग में किस तरह की कंट्रीज हैं और क्या क्या इशू है, तब चीजें आपको विजुअलाइज हो जाएंगी। और जब आपको चीजें विजुअलाइज होती हैं तो वो आपको लंबे टाइम तक रिटेन रहती हैं। इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका, डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन द लाइट ऑफ द प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। अगेन करंट का, प्योर करंट का टॉपिक है। अगर आपको करंट में जो डेवलपमेंट हुई है, जो रीसेंट क्राइसिस हुए हैं श्रीलंका के, अगर वही नहीं पता होंगे तो इसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट है वो तो काफी हद तक आपके करंट से रिलेटेड होता है, बहुत इस पे एम्फसाइज दिया जाता है करंट पे, इस चीज से रिलेटेड। Do you think that BIMSTEC is a parallel organization like the SAARC? What are the similarities and dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? अब अगर आपको इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होगा तो ही आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। दोनों में से किसी एक के बारे में भी अगर ना पता हुआ तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका इंडिया पार्ट है उसके बारे में तो आपको बिल्कुल क्लियरली अच्छे जो उसके डिटेल्स हैं वो अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। इवन वो ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में रहती हैं बट जिनका इंडिया पार्ट नहीं है, लाइक ओपेक, उनके रिगार्डिंग भी आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। हम देखेंगे आगे कि वो भी किस तरह के क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन से आप क्या सीखते हो कि न्यूज़पेपर में आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर पढ़ा तो गूगल करो, उसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स पढ़ो, किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुई। ये नहीं है कि प्रेजेंट में अगर उसके रिलेटेड समिट हुआ तो ही आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, और या फिर कि उस समिट में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं तो वही आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व कैसे हुई वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं
critically examine the procedures through which the presidents of India and France are elected. अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब रिसेंटली हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका इलेक्शन हुआ था, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है। आप अगेन कह सकते हो कि करंट क्वेश्चन है, बट ज़रूरी नहीं है कि इस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, किसी और साल भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता होने चाहिए इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये बेसिक माने जाते हैं एक पॉलिटी के लिए। इसी तरह से राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 रिमेन्स inadequate in promoting incentive based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling analyze। अब ये आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको इस एक्ट के रिगार्डिंग टेक्नैलिटीज पता होंगी। टेक्नैलिटीज मतलब बेसिक फीचर्स पता होंगे। जब बेसिक फीचर्स ही नहीं पता होंगे तो आप ब्लैंक हो जाओगे। तो जोन से एक्ट, खास करके ऐसे एक्ट जो कि हमारे सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड हो, जो न्यूज़ में किसी ना किसी वजह से रहे, उनके एक बार आपको बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए, चाहे वो एक्ट पुराना ही किसी ईयर का हो। जरूरी नहीं है आप जिस साल एग्जाम दे रहे हो उसी साल का ही जो एक्ट पास हुआ है आपने वही अपना उसी के रिगार्डिंग आपने फीचर्स देखने हैं। नहीं, पुराने वाले जो इन न्यूज़ हैं या इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी। इसी तरह से I2 U2 के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। करंट में भी ये न्यूज़ में रहा था काफ़ी ज़्यादा। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे, डिस्क्राइब ब्रीफली इंडिया चेंजिंग पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज इन वेरियस इंटरनेशनल फोरा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो। सो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो वैसे ही क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। सो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब आप देख रहे हो हमने अब 2 पेपर डिस्कस कर लिए, आपका थोड़ा सा माइंड ओपन हो गया होगा कि बेसिक्स को भी मुझे ध्यान में रखना है और करंट से रिलेटेड उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से रिलेट होके आते हैं। तो आपको तभी तो अब जब प्रेपरेशन करोगे, बेसिक बुक्स पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अपना माइंड उसी हिसाब से ओपन रखोगे ना। अब आपको पता चल रहा है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन पे मुझे ध्यान रखना है। इसके बाद GS3 की बात कर लेते हैं। व्हाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, एग्जामिन द रोल ऑफ PPP मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। करंट की आप एग्जांपल दे सकते हो, करंट में जो रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं PPP मॉडल के अंडर, उनकी आप एग्जांपल दे सकते हो, अगेन रिलेटेड टू बेसिक्स एज वेल एज करंट। इसी तरह से व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। इससे रिलेटेड कई बार आर्टिकल्स आते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं जब अच्छे आर्टिकल न्यूज़पेपर में आए तो उनको डेफिनेटली पढ़ो। PDS के ऊपर बहुत से आर्टिकल्स आते रहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। हो सकता है जब आप इकोनॉमी की तैयारी करो तो आपको बेसिक बताए जाएं, बट इसके रिगार्डिंग आपको अपने इनोवेटिव आइडियाज देने की यहाँ पे पूरी छूट रहती है इस टाइप के क्वेश्चन में। जरूरी नहीं है कि आपके पास बुकिश नॉलेज ही हो, आपको कोई रेडीमेड नोट्स ही यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएं तभी आप आंसर लिख पाओगे। नहीं, अपनी इनोवेटिव नॉलेज भी यूज कर सकते हो, बट इनोवेटिव नॉलेज कब यूज करोगे जब उस टॉपिक से रिलेटेड आपको चैलेंजेस पता होंगे कि इश्यूज हैं क्या। अगर इश्यूज ही नहीं पता होंगे तो सॉल्यूशन क्या सजेस्ट करोगे। Each year a large amount of planet material cellulose is deposited on the surface of the planet Earth. What are the natural processes this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end products? अब हो सकता है आप अपनी पूरी तैयारी करो फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाओ, क्योंकि थोड़ा ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है आपको सारे ही क्वेश्चंस पता होंगे, बट मेंस के अंदर ये जरूर एक्सपेक्ट किया जाता है कि काफी हद तक क्वेश्चंस आपको पता होंगे। जो एक सीरियस एस्पिरेंट होता है उसको मेंस के काफी हद तक क्वेश्चंस का आइडिया होता है। किसी का पार्शियल होगा, किसी का फुल होगा, किसी ने किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कभी कुछ पढ़ा होगा, बट मेंस का पेपर ऐसा होता है जिसमें आपको काफी हद तक काफी क्वेश्चंस का आइडिया होता है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं बेसिक्स से रिलेटेड, कुछ होते हैं बेसिक्स और करंट अफेयर्स को इंटरमिक्स करके, तो करंट अफेयर भी आपने पढ़ा होता है। कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कई बच्चे तैयारी करके आए फिर भी उनको ना पता चले, हो सकता है कहीं से मिस कर दिया, स्किप कर दिया, कोई आर्टिकल उन्होंने मिस कर दिया या इसके रिगार्डिंग कभी पढ़ा ना हो, वो इतना चलता है। बट प्रीलिम्स में आपको कई तरह के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनके रिगार्डिंग हो सकता है आपको इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सीरियस एस्पिरेंट आइडिया ही ना हो, कई तरह के हो सकते हैं। डिस्कस इन डिटेल द फोटो केमिकल स्मॉग, emphasizing its formation, effects and mitigation. Explain
1999 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। अगेन अब हो सकता है आपको ये तो पता हो फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में, बट हो सकता है आपने ये मिस कर दिया हो, टर्म कहीं पढ़ी हो बट आपने उसकी डिटेल्स ना पढ़ी हो, तो पार्शियली आप अटेम्प्ट कर सकते हो उस केस के अंदर। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपको अटेम्प्ट करना है, पार्शियल भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट यहां से आपको आइडिया हो रहा है कि आइडिया क्या हुआ कि अगर आपने इस तरह का कोई इशू पढ़ा तो उससे रिलेटेड ये भी पढ़ लो कि इससे रिलेटेड कोई इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्रोटोकॉल वगैरह टाइप की चीज तो नहीं है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। डिस्कस 2 रिसेंट एग्जांपल। इंपॉर्टेंट चीज, 2 रिसेंट एग्जांपल मतलब वो कह रहे हैं कि आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने न्यूज में फॉलो किया हो कि क्लाउड बर्स्ट की 2 एग्जांपल्स दो कि किस तरह से ये, पहले तो आपको बताना है कि क्लाउड बर्स्ट होता है, एक तरह से ज्योग्राफी का भी आप इसको क्वेश्चन कह सकते हो, ऑल्दो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बट अगर आप मैकेनिज्म बता रहे हो तो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया। और उसके बाद हमने 2 रिसेंट एग्जांपल्स भी डिस्कस करनी है। What are the maritime security challenges in India? Discuss the organizational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security. अब इससे ये करंट इसमें काफ़ी आर्टिकल्स आए थे बीच में, तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि करंट से रिलेटेड भी है। इस तरह की चीज़ें आप बुक में डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगी। करंट से के अंदर जब आप न्यूज़पेपर फॉलो करोगे तो आपको काफी हद तक इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसीलिए कहते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। जो बच्चे बोलते हैं सिर्फ मैं नोट्स रेफर कर लूंगा, वो कहीं ना कहीं इस टाइप का कंटेंट मिस कर जाते हैं, बिकॉज ये इस टाइप की चीजें हैं जो कि हो सकता है नोट्स में आपको मिल भी जाए अगर, तो रिटेन करनी मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल आपने कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम रिपीटेड वे से वो न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ी हो, क्योंकि वो न्यूज में रही है, कई दिन आपने उसको फॉलो अप किया तो वो आपके दिमाग पे छप जाती है चीज। Economic growth in the recent past has been led by increase in labor productivity. Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labor productivity. आपको सजेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे कोई इनोवेशन, कोई नया आइडिया एक्सपेक्ट करते हैं। सो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज अगर आप दोगे तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू की जाएगी। इसी तरह से डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? अब इसके रिगार्डिंग भी जस्टिफाई योर आंसर, हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम, इस तरह की चीज। अब अगेन उसी टाइप के क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो हम अब साइंस एंड टेक वाला पार्ट है इसमें देख रहे हैं। लॉन्च्ड ऑन 25th of December, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज बीन मच इन द न्यूज सिंस देन। व्हाट are its unique features which will make it superior to its predecessor space telescopes? What are the key goals of this mission? What potential benefits does it hold for the human race? अब ये न्यूज में आई थी चीज, अगर आप एक जस्ट ऊपर से न्यूज पढ़ लोगे नहीं, यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है 250 वर्ड्स के अंदर पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन, तो वो चाहता है कि आपको उसकी पूरी बारीकियां पता हो। और किसी ने भी इससे रिलेटेड एक अच्छा आर्टिकल अगर पढ़ा होगा तो वो इस आंसर को लिख पाएगा, आर्टिकल पढ़ के उससे की पॉइंट्स डिराइव भी किए हो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट? हाउ डू वैक्सीन्स वर्क? What approaches were adopted by the Indian vaccine manufacturers to produce COVID-19 vaccines? अब अगेन न्यूज में बहुत रहा है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस पे तो आप एक अच्छा खासा आंसर लिखो। इसी तरह से ये क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि चाहे कोई प्रोटोकॉल 1997 का हो, पुराने किसी साल का हो, बट अगर वो न्यूज़ में रहा है या आपको लगता है कि ऐसी चीज़ से रिलेटेड है जो न्यूज़ में आई है, तो आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से नेक्सलिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन है और यहाँ पे भी इन्होंने कहा डिस्कस द इमर्जिंग इश्यूज एंड सजेस्ट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटेजी टू टैकल द मेनेस ऑफ नेक्सलिज्म। मतलब आपसे एक स्ट्रेटेजी मांगी है, सो आपको कोई बनी बनाई स्ट्रेटेजी तो देगा नहीं कि हाँ भाई अगर क्वेश्चन आएगा तो ये स्ट्रेटेजी वहाँ पे कोट कर देना, नहीं, आपको खुद बतानी है। और बता कब पाओगे? जब नेक्सलिज्म के इशू के बेसिक्स आपको पता होंगे, रूट कॉज पता होगा। तो रूट कॉज पता होगा तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर हो तो क्या आप सजेस्ट करते हो, उस हिसाब से एक इसके लिए एक स्ट्रेटेजी। और इस तरह का क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको मेंस के ये जो हमने एनालिसिस किया, डिस्कशन किया, इससे ये आइडिया हो गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आपको अप्रोच रखनी है, किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग दिमाग खुला रखना है और किस तरह से क्वेश्चंस इंटरलिंक होके आते हैं। क्लैरिटी होती है जब आप इस तरह से, अब आप सोचो कि 3 साल के जब आप क्वेश्चंस अच्छे से इस तरह से एनालाइज कर लोगे 2-3 दिन लगा के क्वेश्चन पेपर पूरे,
तो आपका दिमाग एकदम से खुल जाएगा, आपको पता होगा कि हाँ मैंने किस ट्रैक पे अपनी प्रिपरेशन रखनी है। एक बार फटाफट थोड़ा प्रीलिम्स को भी नजर मार लेते हैं कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से किसके ये फीचर्स हैं। अब ये चीज आपने हो सकता है न्यूज़पेपर में कभी पढ़ी हो, बट बहुत प्रोबेबिलिटी है आप इस चीज को मिस कर दो, और हो सकता है न्यूज़पेपर में आई भी ना हो। तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक न्यूज में रहता है, आईएमएफ रहता है, वर्ल्ड बैंक रहता है, तो इनके जो सेलेंट फीचर्स हैं वो आपको पता हो। वो कहां से पता होंगे कि अगर न्यूज़पेपर में नहीं आई तो इंटरनेट को रेफर करो। और इकोनॉमी की तो खास बात यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान ये रहती है कि आपको एक जो बेसिक बुक्स आप पढ़ते हैं उसके अलावा करंट में न्यूज़पेपर प्लस इंटरनेट को बहुत रेफर करना पड़ता है। जो भी टर्म आपको ऐसी लगे कि मैंने नहीं सुनी, जिसके बारे में मुझे नहीं आइडिया, गो एंड रेफर टू द इंटरनेट। उसके बाद विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई। अच्छा, अब मैं यहाँ स्टेटमेंट्स डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि ऑलरेडी इस काफी लेंदी हो चुका है सेशन। यहाँ मेरा बताने का आपको ये एक मोटिव है कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस में फर्क क्या है। मेंस के अंदर आप वो एक क्वेश्चन दे दिया कि हाँ इसके रिगार्डिंग आप बताओ। अब उसके अंदर आपके पास स्कोप है कि कुछ आपको जो रिटेन्ड नॉलेज है वो यूज कर लो, कुछ अपने ओपिनियन देना है, थोड़ा अपना ओपिनियन दे दो एक डिप्लोमेटिक वे के अंदर, कोई इनोवेटिव आइडिया सजेस्ट कर सकते हो वो कर दो। तो आपके पास एक आप कह सकते हो एक कहीं ना कहीं बफर जोन है। बट प्रीलिम्स के अंदर बारीकी में ही चले जाते हैं, टेक्निकलिटीज में चले जाते हैं कि एक चीज की काफी टेक्निकलिटीज में चले जाते हैं। किस तरह से आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे देंगे। अब उसमें से पूछेंगे विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हो सकता है आपको एक आधे के रिगार्डिंग पता हो, बाकियों के रिगार्डिंग ना पता हो। कई बार एलिमिनेशन मेथड काम कर जाता है। वो किस तरह से कर जाता है कि अगर एक आधे के रिगार्डिंग आपको पता है कि हाँ मुझे पता है कि 1 तो बिल्कुल सही होगी और बाकी 2 का मुझे पता नहीं, तो मैं ये देख लूं कि कोई अगर ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर सिर्फ 1 हो, बाकी और किसी ऑप्शन में 1 ना हो, तो उस केस के अंदर आप देखते हो ठीक है 1 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में मेरे को दिख रहा है और मैं 1 के रिगार्डिंग श्योर हूं, तो आप कहते हो कि हाँ ये वाली ही ऑप्शन रहेगी। तो आपने एलिमिनेशन मेथड उस केस के अंदर यूज कर लिया। बट हर बार ये मेथड काम नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको उसकी जो डिटेल्स हैं पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि हाँ मुझे 4-5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, 4-5 में से बाकी सबके रिगार्डिंग आइडिया था, एक के रिगार्डिंग आइडिया नहीं था, बट एलिमिनेशन मेथड से भी मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि बारीकियां आपको पता हो। इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे भी देख रहे हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू पॉलिटी। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। अब ये 3 पावर्स यहाँ मेंशन की हुई हैं, बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू पॉलिटी। इसी तरह से विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। अब ये न्यूज में डेफिनेटली आया होगा, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। सो आपको तभी पता होगा कि अब आपने उस टाइम पे वो फैक्ट को ध्यान में रखा हो। अब कई बार हम सोच लेते हैं कि अफ्रीका की लेक है, हमने क्या करना है, इंडिया की आएगी तो ध्यान रखेंगे, नहीं, कहीं का भी कोई एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या फैक्ट आ गया, क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ सकता है। इसी तरह से ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कहीं, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव या इज आर करेक्टली मैच्ड। तो आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो ये सब पीक्स वगैरह उसके रिगार्डिंग पढ़ोगे, कौन सी रेंज के अंदर कौन सी पीक है, तो वो सब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक तरह से इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपसे एक ही क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल आपके कह सकते हो नॉलेज चेक की जा रही है, मल्टीपल फैक्ट्स आपके चेक किए जा रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये सब कंट्रीज को आप एक बार पढ़ो और उसके बाद बताओ कि इनमें से किसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है। अब अफगानिस्तान न्यूज में था, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आप एटलस को साथ में रेफर करो। अगर आपने ढंग से की हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। आपके दिमाग में मैप छपा होना चाहिए। विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो गया। अब आपको न्यूज़पेपर के अंदर जो भी डेवलपमेंट होती है रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अपडेटेड रहोगे, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट कि आप अपडेटेड रहो जो भी डेवलपमेंट हो रही है इन एनी सेक्टर। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रिवेंट कोविड-19 पेंडेमिक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, अगेन करंट से रिलेटेड। तो करंट से रिलेटेड भी आएगा, स्टैटिक पार्ट भी आएगा, इंटरमिक्स होके भी आएगा, लेकिन बारीकियां पूछी जाएंगी। यहाँ पे बारीकियां चेक की जाती हैं। मेंस के पेपर के अंदर आपकी एक ब्रॉड वे से नॉलेज, आपकी एक मैच्योरिटी चेक की जाती है। दोनों पेपर्स का अलग एक मोटिव है। इसी तरह से इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म रीचेज द अर्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ। सो विच आर फॉलो, ठीक है। उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस तरह के एयर क्वालिटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पूछी गई हैं। और ऐसे ही और भी आप देखोगे इस तरह के ही क्वेश्चन है। आपको एक बार ओवरव्यू लेना पड़ेगा। मैंने जस्ट कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के तौर पे डिस्कस किए हैं सो दैट आपको पता चल सके क्या क्या चीजें आपने एनालाइज करनी है। अब यहाँ पे एक और चीज, इस तरह का जहाँ क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, एक तरफ रिजर्वायर्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्टेट्स दिए रखी हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ ज्यादातर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये भी एक बड़ी इनकी आदत होती है कि जब आपके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि ये हर बार यही पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो हम फटाफट करने के चक्कर में आगे जब जा रहे हैं तो कई बार एज्यूम कर लेते हैं, अच्छा ये पूछा है, इनमें से ये पूछा होगा कि विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, बट यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करके लिख दिया नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इस तरह की चीजें आपको पेपर में ध्यान रखनी होती है। कई बार आता जाता क्वेश्चन इस चक्कर में आप गलत कर देते हो। उसके बाद इसी तरह से और भी जैसे क्वेश्चंस हैं, इस तरह का अगर आप क्वेश्चन देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। BDBD is a large refugee settlement in the northwestern Kenya. Some people who fled from South Sudan civil war live in BDBD. Some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya. अब आप कभी भी ये मत सोचो कि हाँ अफ्रीका से रिलेटेड न्यूज़ है तो मैं इग्नोर कर दूं। ये एग्जांपल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि हाँ कोई मेजर डेवलपमेंट किसी और कॉन्टिनेंट में भी हुई है, किसी छोटी सी कंट्री में भी हुई है, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इग्नोर करने का रिस्क नहीं ले सकते। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, विच वन ऑफ द अबव आर द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स। अब इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, बट स्टिल इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में आई हो, चाहे इंडिया उसका मेंबर ना भी हो, तो भी आपको उसके रिगार्डिंग बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज़ रिसेंटली। अब ये इन कंट्री का न्यूज़ में रिसेंटली होने का कारण क्या है, वो सब यहाँ पे पूछा हुआ है। तो न्यूज़, करंट अफेयर से रिलेटेड हाईलाइट कर करके, रीजन ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़, इस तरह से चीज़ें पूछी हुई हैं। इसी तरह से ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब अच्छा, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे आपको देखनी जरूरी है। द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू इज सिटिंग, द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू इन सिटिंग पोज ऑफ रामानुजा वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली। अब ये रिसेंटली इवेंट हुआ कि पीएम ने इसका इनॉग्रेशन किया। अब हम ऊपर से न्यूज पढ़ लेते हैं, बट उन्होंने क्या पूछ लिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आप हो सकता है ये एक्सपेक्ट करके जाओ कि क्वेश्चन आएगा कि ये स्टैच्यू जी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, बट यहाँ पे अब क्या पूछ रहे हैं, जिनका स्टैच्यू इनॉग्रेट किया गया उनके जो हैं टीचिंग्स के बारे में बताओ, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। सो बेसिकली कोई चीज इनॉग्रेट हुई है तो उसकी बारीकियां, उसकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इसी तरह से द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सोमनाथ टेम्पल। तो ये सोमनाथ टेम्पल के अब जो है एक तरह से डिटेल्स में चले गए हैं। हो सकता है इसके पास से रिलेटेड भी चीजें पूछ ले, तो आपको उसके बेसिक बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। इसी तरह से नैनो पार्टिकल्स के रिगार्डिंग, डीएनए बार कोडिंग के रिगार्डिंग भी स्टेटमेंट्स पूछी हुई हैं। तो अगर आप नैनो पार्टिकल्स के रिगार्डिंग पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है जस्ट एक डेफिनेशन पढ़ लो नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, डीएनए बार कोडिंग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वो आपको पता होनी चाहिए। वो कब पता होंगी, जब बेसिक टेक्नोलॉजीज पता होंगी। सो आपने कोई भी चीज पढ़नी है, अगर न्यूज़पेपर में कोई नई चीज पढ़ रहे हो, जस्ट उसका मीनिंग, जस्ट उसका एक नाम रट्टा नहीं मारना है, उसकी बेसिक चीजों को पढ़ना है। इसीलिए बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी बहुत एग्जॉस्टिव है। आपको हर चीज के रिगार्डिंग एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए, बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए। यही चीज इस तैयारी को एग्जॉस्टिव बना देती है। आप कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, कोई भी चीज इग्नोर नहीं कर सकते। जहां इग्नोर करोगे हो सकता है वहां पे आप बिना मतलब के कहीं ना कहीं मार खा जाओ किसी ना किसी क्वेश्चन में।
सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ आ गया है कि किस तरह से आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना है। इस तरह से आप जब पिछले कुछ सालों के पेपर्स का एनालिसिस करोगे तो आपके दिमाग में एक ओपन पिक्चर आ जाएगी कि अब मेरी तैयारी किस स्ट्रेटेजी पे, किस लाइन पे होगी। तो सिलेबस को डीकोड करने के बाद द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जब आपने इनको कर लिया, फिर बारी आती है रिसोर्सेज और बुक लिस्ट की, जो कि हम बहुत जल्द अपने इस चैनल पे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।